नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जॉब ड्रॉप पे। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो है एक विद्यासागर की सामान्य ज्ञान की बहुत अच्छी बुक आती है विद्यासागर, उसका जो है एक टॉपिक वाइज जो एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपका पेज नंबर 1 2 लेकर के आपका पेज नंबर जितना भी आपका लास्ट पेज होगा 400-500 वहाँ तक जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा। जिसमें कि अभी तक ओवरऑल इसका जो है 10 लेक्चर हो चुका है, यानी 10 वीडियो इसका बना हुआ है, इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसको फॉलोअप कर सकते हैं। तो जिसमें कि मैंने दोस्तों आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो ख़त्म कर चुका हूँ, और प्री मेडिएवल हिस्ट्री यानी पूर्व मध्यकालीन भारत, उसका एक लेक्चर इसका अपलोड हो चुका है, जो कि आपका था गुर्जर प्रतिहार वंश से लेकर के आपका चौहान वंश तक। अब इसका सेकंड लास्ट लेक्चर है प्री मेडिएवल हिस्ट्री का, यानी पूर्व मध्यकालीन भारत का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परमार वंश से लेकर के सिसोदिया वंश तक। इसके बाद जो है हम लोग आ जाएंगे मेडिएवल इंडिया में, यानी मध्यकालीन भारत में, जो कि अरबों का आक्रमण से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, आप लोग यकीन मानिए, आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। जिनको भी हिस्ट्री में डर लगता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारा जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस वाइज चलते जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, सीक्वेंस वाइज इस बुक में दिया हुआ है, उसी को हम लोग फॉलो करते जा रहे हैं। तो जिनका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका है वो भी इसको पढ़ सकते हैं रिवाइज के तौर पर, और जिनका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हुआ है वो तो डेफिनेटली इसको पढ़ें ही। तो चलिए, आज हम लोग जो है इसका 11th लेक्चर देखते हैं, जिसमें कि लास्ट जो है आपका ये लेक्चर है किसका, प्री मेडिएवल हिस्ट्री का, पूर्व मध्यकालीन भारत का, जिसमें कि परमार वंश से लेकर के सिसोदिया वंश तक हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। परमार वंश में क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि परमार वंश की स्थापना किसने की थी। तो परमार वंश की स्थापना दोस्तों ये आपके उपेंद्र राज ने की थी। किसने की थी? उपेंद्र राज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों ये उज्जैन थी। कहाँ थी? उज्जैन। कालांतर में परमारों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर ली। तो कालांतर में इन्होंने जो ये जो थे परमारों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर ली, तो धारा। कहाँ? ये मध्य प्रदेश में धारा, वहीं जो इन्होंने अपना राजधानी जो है स्थानांतरित कर लिया। फिर है, परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी राजा कौन था। तो परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी राजा कौन था? सियक, जिसको श्रीहर्ष भी कहते हैं। नेक्स्ट है, परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था। तो परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक वो राजा भोज थे। कौन थे? राजा भोज। फिर परमार वंश की राजधानी को उज्जैन से धारा किसने स्थानांतरित किया था। तो उज्जैन से धारा कौन? तो यही राजा भोज ने जो है इन्हें इसका जो आपका जो राजधानी उज्जैन से लेकर के कहाँ पे वो ये आपका जो कहाँ कर लिए थे, ये इसका राजधानी जो है दोस्तों ये कर लिए थे आपका यहाँ धारा। तो इन्होंने ही स्थानांतरित किया था। कौन? आपका जो है राजा भोज। फिर किसके शासनकाल में धारा नगरी शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र था। तो राजा भोज के शासनकाल में ही जो आपका ये धारा नगरी थी वो शिक्षा एवं साहित्य के नाम से जाने जाते थे, इसलिए राजा भोज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस राजा थे। तो ये था दोस्तों छोटा सा आपको छोटा टॉपिक दिया हुआ है, चूँकि ये सब वंश ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है, चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में आते हैं छोटे छोटे। तो यह था आपका परमार वंश। अब हम लोग आते हैं कलचुरी वंश में। तो कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी। तो कलचुरी वंश की स्थापना कोक्कल प्रथम ने की थी। किन्होंने किया था? कोक्कल प्रथम। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी। तो इनकी राजधानी दोस्तों त्रिपुरी थी। कहाँ थी? त्रिपुरी। राजशेखर कौन था। तो कलचुरी वंश के शासक युवराज प्रथम का राज दरबारी। तो कलचुरी वंश के जो शासक युवराज प्रथम थे उनके राज दरबारी थे। कौन? राजशेखर। फिर कलचुरी वंश का शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सा वंश का सबसे शक्तिशाली या प्रतापी राजा कौन है। तो ये जो है गंगदेव थे। कौन थे? गंगदेव। गंगदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो गंगदेव दोस्तों ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कौन सा? विक्रमादित्य की। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं लोहर वंश। तो लोहर वंश का संस्थापक कौन था। तो संग्राम राज थे। कौन थे? संग्राम राज। लोहर वंश की राजधानी कहाँ थी। तो इनकी राजधानी दोस्तों कश्मीर थी। कहाँ थी? कश्मीर। लोहर वंश का शक्तिशाली एवं प्रतापी शासक कौन था। तो ये आपका अनंत थे। कौन थे? अनंत। कल्हण कौन था। तो लोहर वंश के शासक हर्ष का दरबारी कवि। तो कल्हण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस थे। तो लोहर वंश के शासक हर्ष का ये दरबारी कवि थे। कौन? कल्हण। तो आप लोगों ने तो पढ़ा होगा कि कल्हण जो है हर्ष का दरबारी कवि थे, लेकिन हर्ष कौन थे। तो लोहर वंश के शासक थे। राजतरंगिणी की रचना किसने की थी। तो कल्हण। ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राजतरंगिणी की स्थापना ये रचना किसने की थी। कल्हण ने। राजतरंगिणी की रचना कब हुई थी। तो इसकी रचना दोस्तों कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना लोहर वंश के अंतिम शासक के समय में की थी। तो आपका जो लोहर वंश का अंतिम शासक थे उसके समय में जो है राजतरंगिणी की स्थापना, ये रचना जो है इन्होंने
की थी। लोअर वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो यानी जयसिंह। तो जयसिंह के समय में ही जो है कल्हण जो है राजतरंगी की रचना किए थे। तो ये पूर्व मध्यकालीन भारत में क्या है दोस्तों, छोटे छोटे कुछ वंश आए हुए हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम लोगों को नहीं जानना है। तो जो भी इसका जो है छोटा छोटा हाईलाइटेड पॉइंट है वो हम लोग को जानना है। और ये सारे एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आरआरबी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बुक में वही सारे टॉपिक से वही सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों, वन लाइनर के फॉर्म में टॉपिक वाइज, जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चोल वंश। तो चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने की थी। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी दोस्तों वो तंजावुर थी। कहाँ? जिसको तंजौर भी बोलते हैं, तंजावुर। विजयालय ने कब से कब तक शासन किया? तो विजयालय दोस्तों 850 ईस्वी से 875 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक? 850 ईस्वी से 875 ईस्वी तक। विजयालय के बाद राज सिंहासन पर कौन बैठा? तो विजयालय के बाद राज सिंहासन पर कौन बैठा था? तो विजयालय का पुत्र आदित्य प्रथम। कौन बैठा था? विजयालय का पुत्र आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? तो इन्होंने दोस्तों 875 ईस्वी से 907 ईस्वी तक शासन किया था। कब से कब तक? 875 ईस्वी से 907 ईस्वी तक। आदित्य प्रथम के बाद चोल राजगद्दी पर कौन बैठा? तो आदित्य प्रथम के बाद चोल राजगद्दी पर दोस्तों आपको कौन बैठे थे? तो परांतक प्रथम। कौन बैठे थे? परांतक प्रथम। मदुरई कोंड की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो मदुरई कोंड की उपाधि कौन धारण की दोस्तों? तो परांतक प्रथम ने ही जो है धारण की थी। चोल वंश का प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? तो चोल वंश का प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक दोस्तों वो राजा राज प्रथम। तो हर टॉपिक में, हर वंश में आपको कोई ना कोई प्रसिद्ध या शक्तिशाली शासक मिलेगा, और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो राजराज प्रथम थे। राजराज प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राजराज प्रथम ने दोस्तों शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। किसका? शिवपाद शेखर। चोल वंश के किस शासक ने तंजौर में द्रविड़ी वास्तुकला शैली के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर का निर्माण करवाया था? तो कौन करवाए थे? राजराजेश्वर, जो कि एक बहुत अच्छा जो है चोल जो है आपका द्रविड़ वास्तुकला का जो एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, तो इसका निर्माण जो है राजराज प्रथम ने ही करवाया था। कौन? राजराज प्रथम। कौन सा मंदिर? तो राजराजेश्वर मंदिर। तो नाम याद रहेगा, राज से राजेश्वर, राज से राजराज प्रथम। राजराजेश्वर मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो राजराजेश्वर मंदिर को और वृदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजराज प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? तो 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। कब से कब तक? 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक। राजराज प्रथम के बाद चोल वंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो राजराज प्रथम के बाद चोल वंश का उत्तराधिकारी दोस्तों राजराज प्रथम का पुत्र राजेंद्र प्रथम हुआ। कौन हुआ? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राजराज प्रथम जो है वो बंगाल के पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित कर कौन सा उपाधि धारण की थी? तो गंगई कोट चोलम। कौन सा उपाधि था दोस्तों? गंगई कोट चोलम। तो पहले लोग क्या करते थे, किसी को अगर हराते थे तो उसके उपलक्ष्य में कुछ न कुछ उपाधि धारण करते थे। गंगई कोट चोलम का अर्थ क्या होता है? तो गंगा का विजेता चोल। अब आप लोग जानते हैं बंगाल से होते हुए गंगा जी बहती हैं, तो गंगा का विजेता जो चोल है उनको इन्होंने हराया था, इसलिए जो है अपना उपाधि गंगई कोट चोलम जो है इन्होंने धारण किया था। राजेंद्र प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? तो 1014 से 1044 ईस्वी तक। राजेंद्र प्रथम के बाद चोल वंश का शासक कौन हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के बाद उनका जो पुत्र था राजा धीराज प्रथम। कौन था? राजा धीराज प्रथम। किस उपलक्ष्य में राजा धीराज ने अपना वीराभिषेक करवाया था? तो राजा धीराज जो है अपना जलाभिषेक मतलब अपना जो अभिषेक करवाए थे वो कब करवाए थे? तो चालुक्य नरेश सोमेश्वर को पराजित कर चालुक्य राजधानी कल्याणी पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। तो किस अवसर में या किस उपलक्ष्य में ये अपना राज्याभिषेक करवाए थे? तो जो आपका चालुक्य नरेश सोमेश्वर को पराजित कर चालुक्य राजधानी कल्याणी पर, यानी चालुक्य का जो राजधानी था कल्याणी, उस पर जब अधिकार कर लिए तो उसके अवसर पे जो ये अपना क्या किए थे? वीराभिषेक जो है करवाए थे। राजा धीराज प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? तो ये 1044 से लेकर के 1052 ईस्वी तक शासन किए थे दोस्तों। अब ये राजा धीराज प्रथम के बाद चोल वंश का शासक कौन हुआ? तो राजा धीराज के बाद चोल वंश का जो शासक हुआ दोस्तों वो उनका जो है छोटा भाई राजेंद्र द्वितीय हुआ। कौन हुआ? उसका छोटा भाई राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय ने कब से कब तक शासन किया? तो इन्होंने 1052 ईस्वी से लेकर के 1064 ईस्वी तक शासन किया था। कब से कब तक? 1052 से लेकर के 1064 तक। राजेंद्र द्वितीय के बाद चोल वंश का शासक कौन हुआ? तो राजेंद्र द्वितीय के बाद चोल वंश का शासक दोस्तों ये वीर राजेंद्र हुए। कौन हुए? वीर राजेंद्र। चोल शासक किस कारण से प्रसिद्ध हुआ था? तो
तो शक्तिशाली जल सेना के कारण ही वह प्रसिद्ध हुआ था। तो चोल शासक दोस्तों ये किसके कारण प्रसिद्ध हुआ था? तो शक्तिशाली जल सेना के कारण। ऐसा ही माना जाता है कि भाई जो जल सेना का जो देन है या जो आविष्कार वो एक तरीके से कौन है? चोल वंश के द्वारा ही जो है वो किया गया था। त्रिभुवनम का कंपेरेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो त्रिभुवनम में जो आपका कंपेरेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किन्होंने करवाया था? तो कुलोत्तुंग तृतीय ने करवाया था। कौन? कुलोत्तुंग तृतीय ने। दक्षिण भारत का मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? तो स्तंभ के लिए। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि दक्षिण भारत का जितने भी मंदिर उसमें स्तंभ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये स्तंभ के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। द्वार समुद्र का ऐरातेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो आपका जो द्वार समुद्र का जो ऐरातेश्वर मंदिर है इसका निर्माण राजा राजद्वितीय ने करवाया था। कौन करवाया था? राजा राजद्वितीय ने। चोल शासकों ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी कांचीपुरम में बनवाई थी। कहाँ बनवाई थी? कांचीपुरम। चोल वंश का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल। तो दूसरा सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल। पहला कौन थे? राजराज प्रथम। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार दोस्तों ये राजेंद्र चोल के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? राजेंद्र चोल। चूँकि ये साम्राज्य बहुत बड़ा था और बहुत दिनों तक चला था, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा पढ़ना है। तो वेटेज वाइज ही जो है क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि कौन सा टॉपिक का वेटेज कितना ज़्यादा है, तो इसलिए आप लोग घबराना बिल्कुल भी नहीं, बस इसको फॉलो करते जाइए। चोल के शासनकाल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन कौन सी थी? तो चोल के शासनकाल में शिक्षा की प्रमुख भाषा थी दोस्तों तमिल एवं संस्कृत। कौन कौन सी थी? तमिल एवं संस्कृत। केंद्रीय तथा स्थानीय स्वायत्ता किस राजवंश की देन है? तो केंद्रीय व स्थानीय स्वायत्ता जो है वो कौन सा शासन का देन? तो चोल राजवंश की देन है। यानी केंद्र आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है और जो अस्थायी स्वशासन, यानी एक प्रकार से अभी कह सकते हैं आपका जो ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम सभा जो चलता है, यानी जो पंचायती राज, तो ये जो देन है वो चोल राजवंश का ही देन है, उन्हीं का कॉन्सेप्ट था। चोल साम्राज्य कितने भागों में बटा था? तो चोल साम्राज्य दोस्तों 8 भागों या जिसे मंडल भी कहते हैं उससे बटा हुआ था, जिसे कोटम या वलनाडु कहा जाता है। चोल शासनकाल के प्रमुख धर्म प्रचारक कौन थे? तो इनके प्रमुख धर्म प्रचारक शंकराचार्य और रामानुज थे। कौन थे? शंकराचार्य और रामानुज। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे। कौन थे? राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंत कब हुआ? तो 1279 ईस्वी में। कब हुआ था? 1279 ईस्वी में। अब है चालुक्य वंश, जिसको वातापी भी कहते हैं। तो वातापी या बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो जयसिंह थे। वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कर्नाटक में स्थित वातापी में। तो कहाँ था? कर्नाटक में स्थित वातापी नामक जगह में जो है इनका राजधानी था। वातापी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक दोस्तों पुलकेशिन प्रथम थे। कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। वातापी के चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सबसे महान शासक दोस्तों ये पुलकेशिन द्वितीय थे। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को चालुक्य वंश का किस शासक ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को किन्होंने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने ही जो है हर्षवर्धन को वो पराजित किए थे, इसलिए इनको जो है सबसे महान शासक माना जाता है। चालुक्य वंश के किस शासक ने ईरान के राजा के दरबार में अपना दूत मंडल भेजा? तो पुलकेशिन द्वितीय ने ही जो है ईरान के राजा के दरबार में अपना दूत मंडल भेजा था। चालुक्य वंश यानी वातापी का अंतिम शासक कौन हुआ? तो ये कृतिवर्मन द्वितीय हुए थे। कौन हुए थे? कृतिवर्मन द्वितीय। चालुक्य वंश यानी वातापी ने कब से कब तक शासन किया? तो 535 ईस्वी से 747 ईस्वी तक इन्होंने किया था। कब से कब तक? 535 से 747 ईस्वी तक। अब आते हैं चालुक्य वंश। तो ये जो था दोस्तों आपका चालुक्य वंश वातापी था। अब चालुक्य वंश कल्याणी। तो चालुक्य वंश जो है 2-3 हुए, लेकिन सब अलग अलग जगह के नाम पे हुए। तो वातापी थे, ये कल्याणी थे। चूँकि वातापी कर्नाटक में एक जगह मिलता है, तो वहाँ के चालुक्य वंश अलग थे और कल्याणी एक अलग आपका जगह है, वहाँ का चालुक्य वंश अलग थे। तो चालुक्य वंश कल्याणी के संस्थापक कौन थे? तो ये तैलपदित्य थे। कौन थे दोस्तों? तैलपदित्य। फिर एक चालुक्य वंश कल्याणी की राजधानी कहाँ थी? तो जो चालुक्य वंश कल्याणी था इसका राजधानी कहाँ थी? तैलपदित्य ने चालुक्य वंश की राजधानी मानेखेड़ बनाई तथा आगे चलकर इसी वंश के सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाई। तो हम लोगों ने पढ़ा ही था पीछे की, जो सोमेश्वर प्रथम थे वो क्या किए थे? कल्याणी को जो है अपनी राजधानी बनाए थे। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो विज्ञानेश्वर ने जो है वो मिताक्षरा नामक ग्रंथ की स्थापना किए थे। इस वंश का सबसे योग्य एवं प्रतापी शासक कौन था? तो विक्रमादित्य षष्ठ थे। कौन थे? विक्रमादित्य षष्ठ, यानी 6ठे नंबर के विक्रमादित्य। इस वंश का शासन कब से कब तक रहा?
तो इस वंश का शासन जो है 973 से लेकर के 1090 ईस्वी तक था दोस्तों। कब से कब तक? 973 से लेकर के 1090। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि ये जो आपका चालुक्य वंश, वातापी हो, चाहे कल्याणी हो, चाहे वेंगी हो, ये सभी जो है किसके कंटेम्परेरी थे, किसके समकालीन थे? तो आपका जो यहाँ पे चोल वंश है, इसके सब जो है समकालीन थे। चूँकि चोल वंश जो है वो आपका 850 ईस्वी में शुरू हुआ था और ये लगभग जो है आपका 1200 कुछ जो है 1279 जो है ईस्वी तक चला था। तो आपका लगभग 400 साल। और ये सब भी आप देखिए 500, तो मतलब उससे पहले कह सकते हैं, उससे कंटेम्प्रेरी कह सकते हैं। तो चालुक्य आपका हो गया, कल्याणी हो गया, आपका जो है हम लोग वातापी कर लिए। अब लोग आते हैं चालुक्य वंश वेंगी। तो चालुक्य वंश वेंगी की स्थापना किसने की थी? तो विष्णुवर्धन ने की थी। किसने? विष्णुवर्धन ने। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राजधानी वेंगी था। वेंगी सब जगह है आंध्र प्रदेश। तो वेंगी हो गया, चाहे आपका वातापी हो गया या कल्याणी हो गया, ये जगह है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसमें। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय थे। कौन थे? विजयादित्य तृतीय। अब आते हैं हम लोग पल्लव वंश। तो बोल रहा है कि पल्लव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो श्री विष्णु ने। पल्लव राजवंश की स्थापना किसने की थी? श्री विष्णु। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इस वंश की राजधानी दोस्तों कांची थी। कहाँ थी? कांची। श्री विष्णु का राज कवि कौन था? तो श्री विष्णु का राज कवि जो है वो भारवी था। कौन था? भारवी। महेंद्र वर्मन के बाद पल्लव वंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो महेंद्र वर्मन के बाद पल्लव वंश का जो उत्तराधिकारी हुआ वो नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ था। कौन हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम। चीनी यात्री हैंग सांग ने किस पल्लव वंश के शासक के शासनकाल में पल्लव राज्य की यात्रा की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ही जो है आपका जो फेमस चीनी यात्री हैंग सांग था वो यहाँ पे जो है यात्रा किया था। पल्लव वंश के किस शासक ने कांची के निकट एक बंदरगाह वाला नगर महाबलीपुरम, यानी जिसको महाबलीपुरम भी कहते हैं, नाम का नगर बसाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही जो है महाबलीपुरम नामक जो है नगर को जो है वो बसाया था। पल्लव वंश के किस शासक ने महाबलीपुरम में एक एक पत्थर के बने कई मंदिर बनवाए थे? यानी जिसको मोनोलिथिक भी बोलते हैं, यानी एक एक पत्थर का बना हुआ मंदिर जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम नहीं बनाया था कि एक पत्थर से पूरा मंदिर बन गया था, उसको कार्विंग करके यानी काट के। महाबलीपुरम में धर्मराज रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद पल्लव वंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसका जो उत्तराधिकारी दोस्तों वो नरसिंह वर्मन प्रथम का पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय हुआ था। कौन हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम का पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन द्वितीय के बाद पल्लव वंश का शासक कौन हुआ? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम। कौन हुआ? परमेश्वर वर्मन प्रथम। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नाम थोड़ा बहुत सारा सिमिलर है। पल्लव वंश के किस शासक ने महाबलीपुरम के अनेक स्मारक बनवाए? तो महाबलीपुरम के अनेक जो स्मारक है वो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने ही बनवाए थे। परमेश्वर वर्मन प्रथम के बाद पल्लव वंश का शासक कौन हुआ? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो कौन हुआ दोस्तों? नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो पहले क्या आया था आपका? नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर आपका उसका पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय, फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम, फिर जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो ये ध्यान में रखना है, नरसिंह वर्मन प्रथम फिर उसका द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है ये राजसी, अगमप्रिय और शंकर भक्त, तो ये जो उपाधि इन्होंने धारण किया था। पल्लव वंश के किस शासक ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। कौन करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश के किस शासक ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था? तो पल्लव वंश के कौन सा शासक जो चीन में एक दूत मंडल भेजा था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। महाबलीपुरम के सभी मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कांची का जो मुक्तेश्वर मंदिर था इसका निर्माण पल्लव वंश के नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कौन? नंदी वर्मन द्वितीय। कंदरा शैली की भवन निर्माण कला को किसने प्रचलित किया था? तो ये महेंद्र वर्मन ने। किसने किया था दोस्तों? तो महेंद्र वर्मन ने। अब हम लोग आते हैं आज का लास्ट टॉपिक, जो कि आपका पूर्व मध्यकालीन भारत यानी प्री मेडिएवल हिस्ट्री का जो है आपका ये लास्ट टॉपिक है, सिसोदिया वंश। कह रहा है सिसोदिया वंश के शासक भारत के किस भूभाग पर शासन करते थे? तो ये दोस्तों आपका मेवाड़, जो कि राजस्थान में है, यानी मेवाड़ के ये लोग शासक थे। मेवाड़ का राजधानी कहाँ थी? तो मेवाड़ का राजधानी आपका चित्तौड़ थी। कहाँ थी?
चित्तौड़। सिसोदिया के प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो इनके प्रमुख शासक थे राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप। तो आप लोगों ने सभी का नाम सुना होगा, खास करके हमारे महाराणा प्रताप की। सिसोदिया वंश के किस शासक ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने वो विजय के उपलक्ष्य में जो है एक स्मारक का निर्माण करवाया था, यानी विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ किस स्थान पर बनवाया गया था? तो ये चित्तौड़ में बनवाया गया था। कहाँ पे? चित्तौड़ में। खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो खतौली का युद्ध जो है दोस्तों वो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी राजा दोस्तों महाराणा प्रताप थे। कौन थे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो इनके घोड़े का नाम था दोस्तों चेतक था। क्या था? चेतक। आप लोगों ने सुना ही होगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तो 1576 में मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। बहुत फेमस युद्ध, आप सभी को पता ही है। 1576 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध देखने को मिला था। तो ये दोस्तों आपका जो है पूर्व मध्यकालीन भारत खत्म हो गया। अब हम लोग कल से शुरू करेंगे कि भारत में अरबों का आक्रमण, जो कि आपका वहाँ से मध्यकालीन भारत का टॉपिक स्टार्ट होगा। और इसी तरीके से मध्यकालीन भारत, फिर आपका जो है आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया, फिर हम लोग आएंगे आपका पॉलिटी में, ज्योग्राफी में और मिसलेनियस करके, ऐसे करके पूरा बुक जो है हम लोग जो है ख़त्म कर देंगे दोस्तों टॉपिक वाइज। तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, अगर पूरा बुक आप लोग ख़त्म कर लेंगे। और आप लोग यकीन मानिए इसको अगर सिक्वेंसली या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसी तरीके से फॉलो करते जाएंगे तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इवन मिसलेनियस सारा चीज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टैटिक जीके का जो डर है या जो भी कॉम्प्लेक्सिटी लगता है लोगों को, वो सारा आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। तो बस आप लोग इसका प्लेलिस्ट को फॉलो करते जाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आप सभी को थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।